हेलो एवरीवन, आर्चरी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, और मैं अब स्टार्ट करती हूँ। कल हम कर रहे थे अध्याय 6 का मुद्रा और बैंकिंग का जो हमारा चैप्टर था, इसमें हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने अभ्यास 2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज हम पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रिया की गुल्लक में 2000 रुपये थे। उसने 3250 रुपये की साइकिल पसंद की। साइकिल खरीदने के लिए उसे और कितने रुपए चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा वही बात। मान लो आपकी गुल्लक में 10 रुपये हैं और आपको जो कह दो कि कोई पेन पसंद आ गया, वो 12 रुपये का है, तो आपको कितने रुपए और चाहिए? 2 रुपये ना। 2 रुपये कैसे आया? जितने का पेन था घटा जितने पास आपके पास थे। मान लो 12 का पेन है, 10 रुपये आपकी गुल्लक में थे, तो 12 में से 10 घटाया, 2 बचा, तो 2 रुपये आपको और चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह है। प्रिया की गुल्लक में 2000 रुपये थे। उसने 3250 रुपये की साइकिल पसंद की। साइकिल खरीदने के लिए उसे और कितने रुपए चाहिए? कि इसमें से हम जितने की साइकिल थी, जितने उसके पास पहले थे, वो हम घटा देंगे, जो बचेगा उसे उतने पैसे और चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चल ही नहीं रहा, दूसरा लेते हो। साइकिल का मूल्य, साइकिल का मूल्य कितना है? 3250 रुपये। ठीक है, और इसमें प्रिया के पास कितने? प्रिया के पास गुल्लक में लिख देते हैं। प्रिया के पास गुल्लक में 2000 रुपये, 2000 रुपये थे ना, तो उसे कितने रुपए और चाहिए? सीधे ये लिख दें, और रुपए की जरूरत कितना है? 3250 घटा 2000 रुपये। इसमें ना कॉपी में मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती, क्योंकि आदत स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे लिखवाने की है ना, तो ब्लैक बोर्ड पे ही मैं लिखवा पाती हूँ, तो इसमें आदत नहीं है इसमें लिखने की। और हिंदी की तो बिल्कुल आदत नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम को पढ़ाती हूँ। तो 3250 घटा 2000 घटाएंगे। इकाई से स्टार्ट करेंगे। 0 में से गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 1250 रुपये। ठीक है, ये जब ये वीडियो चल जाएगी फिर मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँगी, और फिर मैं आपको उसमें और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और मुझे भी ब्लैक बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आदत ब्लैक बोर्ड लिखने की है। अगला है, एक दुकानदार द्वारा दशहरे के अवसर पर प्रत्येक साड़ी पर 30 रुपये की छूट दी जा रही है। आपकी मम्मी ने 350 रुपये की 2 साड़ी पसंद की। आपकी मम्मी को छूट के बाद कुल कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे? तो हम क्या करेंगे? एक साड़ी की कीमत दे रखी है, छूट दे रखी है, तो साड़ी की नई कीमत आ जाएगी, और फिर उससे हम 2 साड़ियों की कीमत निकाल लेंगे। उससे पता चल जाएगा कि मम्मी ने कितने पैसे दिए। तो हम कैसे करेंगे? प्रश्न नंबर 8, साड़ी की कीमत, एक साड़ी की कितनी है? 350 रुपये। फिर क्या है? साड़ी पर छूट कितनी है? छूट 30 रुपये। ठीक है, साड़ी की नई कीमत, साड़ी की नई कीमत कितनी हो जाएगी? छूट को हमेशा घटाते हैं, यानी आपको वो पैसे नहीं देने। घटाएं हम, 350 घटा 30। याद है? फिर वही बात, इकाई से हम स्टार्ट करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 3 के नीचे कुछ नहीं है, 0 मान लो। 3 में से 0 गया 3,
तो कितना रुपए हुए हो गए नई साड़ी के? 320 रुपए। तो अब एक साड़ी की कीमत पता चल गई, एक साड़ी की नई कीमत। तो दो साड़ी की नई कीमत कितनी होगी? दो साड़ी की नई कीमत कितनी हो जाएगी? 320 गुना में 2 रुपए। ठीक है, 320 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 0 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 640 रुपए। तो हमारा उत्तर क्या होगा? मम्मी को पैसे देने पड़े, मम्मी को देने हैं कितने? 640 रुपए। ठीक है, समझ आ गया? आसान था? गुड। अब हम आगे बात करते हैं पर्सन नंबर 9 की। कोशी बाढ़ पीड़ितों की सहायता MV पता नहीं बिलावर के 500 कोई आपके अच्छा कोई स्कूल मध्य होगा ये, पता नहीं कौन सा विद्यालय होगा ये, जो भी है 510 विद्यार्थियों ने 5 रुपए प्रति विद्यार्थी की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि भेजी। ठीक है, विद्यार्थियों ने कुल कितनी राशि भेजी? तो बहुत आसान है। जैसे आपकी क्लास में मान लो 5 बच्चे हैं और वो किसी और की मदद करना चाहते हैं। हर बच्चा अगर 1 रुपया देगा, कितने हो जाएंगे? 5 बच्चे हैं, हर 1 रुपया देगा तो 1 1 1 हम 5 बारी जोड़ेंगे, 5 रुपए बनेंगे। या हम 1 को 5 से गुना कर देंगे। गुना कब करते हैं? जब हमें एक जैसी चीज हमें जोड़नी होती है। तो 5 गुना 1। ऐसे ही 510 विद्यार्थी है, कितना रुपया दे रहे हैं? 5 रुपया दे रहा है हर विद्यार्थी। कुल कितने पैसे देंगे? 510 गुना में 50। आसान है, तो बहुत आसान है। लिखिए, पर्सन नंबर हमारा 9 आ गया। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 510। प्रत्येक विद्यार्थी ने दिए कितने दिए? 5 रुपए। ठीक है, सभी विद्यार्थियों द्वारा दिए गए, कितने दिए गए? 510 गुना में 5 रुपए। गुना करें, यही कर दूं, 5 से 0 किया, पहले इकाई से गुना करते हैं। 5 0 0, 5 एकम 5, 5 5 25। तो कितना हो गया? 2550 रुपए। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। कितना हो गया? 2550 रुपए। ठीक है, ये हमारा 9वां हो गया। 10वां है, एक मजदूर की मजदूरी 170 रुपये प्रतिदिन, यानी एक मजदूर जो डेली वेजर होते हैं उसको एक दिन का 170 रुपये मिलता था काम करने का। 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपए होगी? हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हर मजदूर का हम 20 दिन का निकाल लें। ठीक है, 20 दिन की हर मजदूर की कीमत वो दहाड़ी आ जाएगी जो उसे मिले हैं। उसके बाद हम 15 मजदूरों की निकाल लें। या हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? 170 को हम 15 मजदूरों की इससे गुना करके हम एक दिन की उनकी 15 मजदूरों की दिहाड़ी निकाल लेते। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों ठीक तरीके हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। पहले चाहे अब गुना करना है 170 को 15 और 20 से, पहले कोई भी आप गुना कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आपके ठीक होंगे। पर्सन नंबर 11 नहीं 10 है। एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी कितनी है? 170 रुपये। ठीक है, अब हमें एक मजदूर की पहले हम 20 दिन की मजदूरी निकाल लेते। कितना होगा? 170 गुना में 20 रुपये। ठीक है, गुना करते हैं, पीछे की दोनों जीरो तो 2 जीरो ऐसे की ऐसे लगा देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14,
एक लगा हासिल और 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। 3,400 रुपये हर एक मजदूर को 20 दिन काम करने पर मिलेंगे, ठीक है। या 17 दूनी 34 भी कर सकते हो, जैसा आपको गुना करने में आसानी हो, ठीक है। अब एक मजदूर को 20 दिन के मिलेंगे 3,400 रुपये। कितने मजदूर है, ये तो हमने एक मजदूर की निकाली है ना। कितने मजदूर है, 15। तो क्या लिखेंगे, 15 मजदूरों की 20 दिन की मजदूरी। हमने पहले एक दिन की 20 दिन की निकाल ली थी एक मजदूर की, अब हम 15 की निकालेंगे। 3,450 गुना 15 रुपये, गुना करें, ठीक है। अगर हम इसको 0 0 यहां से गुना करें तो भी कर सकते हैं। 5 0 0, बाद में 2 0 लगाना है, 2 0 लगा लो, आपकी मर्जी है। 5 0 0, 5 चौके 20, 2 लगा हासिल, 5 से 15, 16 17। अगली लाइन के लिए 0 काटा, कुछ भी कर सकते हो। 1 0 0, 1 0 0, 1 चौके 4, 1 दिए 3, 0 0 0, 7 और 4 11, 1 हासिल लग गया, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। कितनी निकल गई, 51,000 रुपये। तो उत्तर हम क्या आएगा हमारा, 51,000 रुपये, ठीक है। ये हमारा पर्सन नंबर 10 हो गया। 11वां करते हैं। एक पुस्तक का मूल्य 45 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता 2,000 रुपये में ऐसी कुल कितनी पुस्तकें खरीद सकता है, ठीक है। क्या पुस्तक खरीदने के बाद पैसे बचेंगे, यदि बचेंगे तो कितने बचेंगे। यानी 2,000 रुपये हैं, 45 की एक किताब है, तो कितने में कितनी किताबें आएगी, हम 2,000 को 45 से भाग करेंगे, ठीक है। करें पर्सन नंबर 11। पुस्तक विक्रेता के पास कितने रुपए हैं, 2,000 रुपये हैं। और पुस्तक है ना, किताब लिख रही थी मैं, पुस्तक का मूल्य कितना है, मूल्य 45 रुपये, ठीक है। उसके बाद पुस्तकों की संख्या, खरीदी पुस्तकों भी कितनी खरीद सकते हैं, तो आगे हम खरीदी लिखेंगे, खरीदी पुस्तकों की संख्या। फिर मैं कहती हूँ आगे पीछे लिख दो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। असली बात है गुना कर रहे हो, भाग कर रहे हो, क्या जमा घटा क्या कर रहे हो, और वो सही से कर रहे हो। 45 वो सबसे ज्यादा फर्क डालता है, ठीक है। 2,000 को हम किससे गुना करेंगे, 45 से। देखो दोबारा भाग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 20 45 से छोटा है तो हमें 3 लेने पड़ेंगे, है ना। 20 45 से छोटा है, पहली बारी में हमारे पास छूट हो सकती है, उसके बाद हमेशा एक ही संख्या ऊपर से उतरेगी। 45 से कम 45, 45 दूना हमारा होता है 90, ये मुझे 45 का पहाड़ा आता है। 45 दिया होता है 135, और 45 चौके होता है हमारा, ये हो जाएगा, इसमें 45 और जोड़ देंगे, 0 180, ठीक है। और 45 पंजे जो होगा वो होता है 225, ठीक है। अब ये क्योंकि 225 बड़ा है, 4 छोटा है, तो हम चौके पे डाल देंगे। चौके पे हो गया 180, घटाया 0 में से 0 गया, यहाँ बचा 1, ये हो गया 10, 10 में से 8 गए 200, ऊपर से उतारा 0, फिर दोबारा 4 पर ही जाएगा। तो 4 पे हमारा था 45 चौका 180, घटाया भी 200 में से 180 घटाया था ना, कितना बचा था 20। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, ये भी पूछ रहे हैं, जो शेष है ये उसके पास पैसा बच गया, तो पुस्तकें खरीदी कितनी हो जाएगी हमारी 44, और उसके बाद के यदि बचेंगे के पास विक्रय पर कुल रुपए बचे, कितने बचे उसके पास
20 रुपये। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 2000 में से 44 उसको पास किताबें आ गई और 20 रुपये उसके शेष बच गए। ये आपका प्रश्न नंबर 11 हो गया। सुमन के पास 476 रुपये हैं। 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद उसके शेष रुपए प्रशांत और साधना के बीच में बराबर बांट दिए। ठीक है, प्रशांत और साधना को कितने रुपए मिले? तो सुमन के पास कितने थे? 476 रुपये थे। पहले मैं थोड़ा इसको आपको रफ में समझा देती हूँ। 476 रुपये थे। 476 में से इसने 3 किताबें खरीद ली। ठीक है, एक किताब का मूल्य था 36 रुपये। ऐसी कितनी किताबें खरीदी? इसका कितना अगर हम यहीं पे गुना करके देख लेते हैं, 6 6 18 हाथ से लगे 3 3 9 1 10, यानी 108 रुपये की तो उसने किताबें खरीद ली। जो पैसा बचा उसने किसमें, ये थी सुमन, जो पैसा बचा उसका उसने आधा आधा किसको बांट दिया? प्रशांत और साधना को। ये हमारा सवाल है, समझ गए? 476 रुपये थी, 36 के भाव से 3 किताबें खरीदी। जो उसके पास घट के पैसा बचेगा उस पैसे को आधा आधा इसने प्रशांत और साधना के बीच में बांट दिया। ये हमारा सवाल है। ठीक है, करें। क्या लिखेंगे? सुमन के पास कितने हैं? 476 रुपये। सुमन ने किताबें खरीदी। कितनी खरीदी? इकट्ठा ही लिख देंगे, 36 गुना में 3 रुपये की। ठीक है, हमने गुना ही किया था। 6 बार 6 18 हाथ से लग गया 1, 3 3 और 1 10, 108 रुपये की। अब क्या है? सुमन के पास बचे कितने? बचे 476 में से इसने 108 रुपये की किताब खरीद ली। घटाएं, 476 गुना घटा 108। ये देखो 6 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ बचा कितना? 6 बचा, और ये हो गया 16। 16 में से 8 गए 8 और 68। ठीक है, और 4 में से 1 गया 3, 368। क्रॉस चेक भी करते हैं, 8 और 8 16, एक ठीक है, और एक इस पे वो लग गया, हासिल चढ़ गया, 6 और 1 7, 3 और 1 4। ठीक है, ठीक है। तो सुमन के पास बचे 368 रुपये। प्रशांत को मिलेंगे, प्रशांत को इसका बिल्कुल आधा मिल जाएगा क्योंकि 2 में बांटे ना। प्रशांत को मिले 368 भाग 2 रुपया, तो बिल्कुल ना आधा बटेगा। भाग में हमेशा याद रखना, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करें, 2 एकम 2, एक शेष बच गए 16, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 181 रुपये। क्रॉस चेक करने इसको 2 से गुना करके देखेंगे, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, एक हासिल चढ़ा 2 एकम 2, 181 रुपये। और इसी तरह उसको मिले किस, दूसरा नाम क्या था? साधना। साधना को मिले बराबर बराबर मिले थे ना, इसका भी वो ये 362, ओहो गलती कर गई थी, 368 है, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, 368 था बच्चों, गलती से लिखते हुए 362 हो गया। 368 भाग 2 रुपया कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 184 रुपये। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, कितना हुआ? 184 रुपये। ये हो गया 12वां। अब करते हैं 13वां। तुम्हारे पिताजी की मासिक आय 12,350 रुपये है। यदि वे अपनी आय का 10वां हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं तो वे शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च करते हैं? 10वें का मतलब 1/10। ठीक है, आपने भिन्न पहले सीखा ही था तो वही है। तो हम लिखे इसका 13वां। पिताजी की
मासिक आय कितनी है? 12,350 रुपये। शिक्षा पर खर्च कितना है? 1/10वां भाग। तो कितने का बराबर हो गया? 12,350 गुना 1/10 रुपये। ठीक है, जीरो से जीरो कटा तो कितना हो गया? 1,235 रुपये। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1,235 रुपये। ठीक है, ये हमारा 13वां प्रश्न हो गया। तुम्हारे पिताजी की मासिक आय 12,350 रुपये, ये हमने कर दिया। अगला है संजू पापा जी के साथ बैंक गई। ये देखो, ये बैंक है, यहाँ पे लिखा ना बच्चों का बैंक। असली बैंक भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे कैशियर बैठा होता है जो पैसे जमा करता है, और एक होता है जो पैसे को, आपको जब आप पैसे जमा कराने तो एक के पास जाओगे, जब पैसे निकलवाने होते दूसरे के पास जाते। बाहर ये बहुत सारे आपकी हेल्प के लिए बैठे होते हैं एसोसिएट्स, जो आपके फॉर्म भरने में, आपने बैंक में एंट्री करवानी तो उस चीज़ में सारी ये मदद करते हैं, खाता खुलवाने में, खाता बंद करवाने में। तो संजू पापा जी के साथ बैंक गई। उसने बैंक में पापा जी को रुपए जमा कराने के लिए निम्न तरह की जमा पर्ची भरते देखा। क्योंकि पता कैसे चलेगा किस खाते में डालने? हर एक का खाता, जैसे स्कूल में आपका रोल नंबर होता है ना, ऐसी बैंक में खाता संख्या होती है। ठीक है, अब बताइए पापा जी ने बैंक में कुल कितने रुपए जमा किए? ये है बच्चों, पहले ही इसमें दे रखा है, भर के दे रखा है। ऐसी होती है बैंक की जमा पर्ची। यहाँ पे जहाँ पे आपका जगह होती है, ये जैसे जिस जगह पे बैंक होता है वो भरा जाता है। जैसे कहाँ पर है? आरा में है। फिर तारीख जरूर भरनी, तभी किस तारीख को जमा कराया। जैसे ये 12 तारीख को जमा कराया तो 12/7/2011। ठीक है, फिर हमें खाता संख्या भरनी होती है, इतनी बड़ी खाता संख्या होती है। ठीक है, फिर हमें बताना होता है खाते कई प्रकार के होते हैं कि कौन सा खाता है हमारा? बचत खाता, जिसको इंग्लिश में सेविंग अकाउंट कहते हैं। यहाँ पे पूरा नाम भी लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे नाम हम लिख दे संजू के पापा जी, मजे मजे में बोल रही हूँ, संजू के पापा जी। ठीक है, यहाँ पे होता है अगर हम चेक काट के डालते हैं, अगर हम दूसरे बैंक का है तो कैश जमा कराओ, नकद जो जमा करवाते हैं उसकी डिटेल यहाँ भरते हैं। अगर हम चेक डालते हैं तो चेक किस बैंक का है, किस ब्रांच का है, चेक नंबर क्या है, किस तारीख का वो कटा हुआ, कितने रुपए का है, वो हम यहाँ लिखते हैं। लेकिन उसके पापा ने तो कैश में जमा कराया ना, तो यहाँ पे उसने फ्री, अगर कैश यानी नकद जमा कराते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी किताब है तो उस टाइम पे 1,000 रुपए के नोट चलते थे, अब तो नहीं चलते। 1,000 रुपए के कितने नोट डाले, 500 के कितने डाले, 100 के कितने डाले, 50 के, 20 के, 10 के, 5 के, सब लिख के देते हैं। यानी उसके पापा ने 1,000 के 3 नोट डाले तो कितने रुपए डाले? 3,000। 500 के 4 डाले तो उसके बने 2,000। गुना करने होते हैं, गुना का देखो निशान भी लगा रखा है। 100 के 2 डाले 200 रुपये, 50 के 2 डाले तो 100 रुपये बने। फिर हम इन सबको जोड़ देते, देखो 0 0 0 0 0 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो कितने रुपए बन गए? 5,300 रुपये। तो यहाँ पर हमें लिखना भी पड़ता है 5,300 रुपये मात्र या केवल, हम कुछ भी लिख सकते हैं कि ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि कोई पीछे से कम या ज़्यादा हमारे नोटों को कर ना दे। और जब भी हम पैसा जमा कराते, रुपये तो लिखा हुआ था, जैसे 5,300 रुपया है, इसके आगे टेढ़ी लाइन लगा के डैश लगा देते हैं। ठीक है, ये कब जरूरी होता है? बाई चांस आप पैसे निकलवा रहे हो, आपने तो भरे 200, आपने ऐसे भर के दे दिया, आपको 200 रुपये निकाल दिए, लेकिन कोई उसके पीछे 1 0 और लगा के 2,000 रुपये निकालेगा, बाकी पैसा अपने पास रख लेगा। तो इसलिए हमेशा डैश मारा जाता है कि इतनी राशि है बस मेरी, और डैश की, ताकि पीछे कोई और संख्या जोड़ ना पाए। ठीक है, और आगे रुपया हो जाते तो वहां पर जगह नहीं भरी जाती। ठीक है, ये हमारा, और इसी चीज को हम हिंदी में भी लिखते हैं। ये संख्याओं में हो गया, ये अंकों में होगी, और ये शब्दों में हो गई, और यहाँ पर अपना साइन करना होता है। ये जब पैसा जमा करवाते हैं ये फॉर्म भरना होता है। जब आप 4,000 रुपये जमा कराने के लिए बैंक पर्ची भरने गए, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है?
अपना नाम लिखना है तो पहले वो लिखना है शाखा। मैं दिल्ली से हूं तो मैंने अपना दिल्ली लिख दिया। दिनांक क्या है, हम आज की डेट डाल देते हैं। आज है बच्चों 17 सितंबर 2025, वो डाल दिया। फिर पूरा नाम, मेरा पूरा नाम राजश्री है, मैंने अपना वो डाल दिया। ठीक है, खाता संख्या हम क्या कर देते हैं, 00 भर देते हैं। जो भी आपका संख्या होगी हम उसमें वो अंक लिख देंगे। खाते का प्रकार कौन सा है, बचत खाता। ठीक है, 4,000 रुपये जमा करवाने हैं, चेक नहीं दे रहे तो हमारा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। मान लो मैं 1000 के नोट लेके आई हूं, 2 नोट, तो कितना हो गया, 1000 गुना 2, 2000 हो गए। ठीक है, 500 के भी 2 नोट है, कितने हो गए मेरे, 500 के 2 नोट है तो 1000 रुपये इसके हो गए, 500 गुना 2 1000। 100 के मान लो मैं नोट लेके आई हूं 9, तो कितना हो जाएगा 900, 100 गुना 900। 50 के मेरे पास माना 2 है नोट, तो इसका भी 50 दूनी 100 हो गया। ठीक है, ये हमारे नोट हो गए। जब हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे हमें जोड़ के लिखना होता है 0 0 9 और 1 10, एक हासिल चढ़ गए यहाँ पर, 2 1 3 4000, लंबा डंडा और डैश। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रुपये 4000 मात्र। ठीक है, यहां मैं अपना साइन कर दूंगी, ऐसे होता है। समझ गया कैसे भरी जाती है। अगला है हमारा 100 और 500 रुपए के नोट की तुलना कीजिए, उसके बीच समानताओं और विभिन्नताओं की एक सूची बनाइए। ये काम, ये 100 का नोट है जो आगे से दिखता है, ये 500 का नोट है जो आगे से दिखता है, ये पीछे से दिखता है, ये पीछे से दिखता है। ठीक है, इसको आपको पहले देख के खूब ऑब्जर्व करना है। जब कर लोगी इसका क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगी, ताकि एक बारी आप भी दिमाग, जैसे हम सोच सकते हैं यहाँ 100 का नोट लिखा है, यहाँ 500 का नोट लिखा हुआ है, ये विभिन्नता होगी। समानता में क्या है, यहाँ पर भी महात्मा गांधी की फोटो है, यहाँ पर भी महात्मा गांधी की फोटो है, फिर ये यहाँ पर गवर्नर के साइन है, यहाँ पर भी गवर्नर के साइन है, ये सारी समानताएं हैं। और उसमें क्या आ जाएगा, जो विभिन्नताएं हैं, यहाँ पर गांधी जी की ये आंदोलन की मूर्ति लगी हुई है, ये शायद रथ बना हुआ है कि पता नहीं क्या है, ये वो विभिन्नता है। तो ये सब लिख के रखिए, ये मैं कल आपको करवाऊंगी। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर।